नमस्कार। हिंदी साहित्य आज एक अनूठे दौर से गुजर रहा है, जहां साहित्य की दिशा और दशा दोनों ही अपनी पुरानी सीमाओं को लांघ रही है और अपनी एक नई तस्वीर गढ़ रही है। चाहे समलैंगिकता हो, बड़े शहरों का शोर, प्रेम के बदलते स्वरूप, डेटिंग पैटर्न, छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में युवकों का संघर्ष, या फिर देश विदेश की राजनीति का बदलता स्वरूप, यह सब हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। आज देश विदेश में सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी ने अपनी मौलिकता के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, क्योंकि सालों तक हमने देखा कि भारतीय अंग्रेजी लेखन का पश्चिम में एक खास तरह का फैंडम रहा, जहां भारतीय लेखन को बस पहचान के सवाल और उत्तर उपनिवेशवादी समाज के बदलते स्वरूप तक ही सीमित माना गया। इस समाज की विविधता, उनके अंतर्द्वंद, मूल्य, मौलिकता और साथ साथ कथ्य के स्वरूप पर कम चर्चाएं होती थीं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है, चाहे वो नया लेखन हो, अनुवाद हो, आदिवासी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो। अनुवाद के पुल ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को वैश्विक मंच दिया है, जहां आज दुनिया हमारी कहानियों के जरिए भारतीय मानस को डिकोड कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की गूंज और सिनेमा के थ्रू ये निकल कर आ रही है। भारतीय साहित्य बदल रहा है और हिंदी में इसकी एक विशिष्ट दौड़ है। तो मेरा यही सवाल है आप सभी से कि आप इस साहित्य के बदलते स्वरूप को किस तरीके से देखते हैं। आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? मैं इसकी शुरुआत शैलेश जी से करना चाहूँगा। साहित्य मेरे ख्याल से समाज के बदलने के साथ खुद को बदलता रहता है, तो ऐसी कोई विशेष राय तो नहीं है मेरी, लेकिन मतलब ये है कि जिस तरह से समाज बदल रहा है उसी तरीके से साहित्य का अपना स्वरूप बदल रहा है। एक खास तरह का अंतर मुझे दिखाई देता है साहित्य में, अगर मैं बात करूं कि विधाओं का जो अंतर है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यानी कि अगर हम उसको कथा और कथेतर दो बड़े ब्रॉड कैटेगरीज में बांट करके देखें, तो अब जो कथा है असल में वो बहुत हद तक कथेतर है, और जो कथेतर है उसमें भी बहुत हद तक कथा है। ऐसा पहले भी था, लेकिन अब वो ज़्यादा है। तो वो शायद साहित्यिक स्वरूप के माध्यम से अगर हम उसके व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये एक परिवर्तन दिखाई देता है। बाकी अगर हम उसके स्वरूप की बात करें, उसके विषय वस्तु की बात करें, तो वो तो हमेशा से ही जैसा समाज होता है वैसा साहित्य होता है। नीलोत्पल जी और प्रवीण जी की राइटिंग में वो हमेशा प्रेमचंद के ट्रेडिशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटिंग पर हमेशा पक्षधर रहे हैं। उनकी राइटिंग में समाज के बारे में, समाज की बुराइयों के बारे में, युवाओं के संघर्ष के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो इस बदलते स्वरूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं नीलोत्पल जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार प्रश्न समझा नहीं, मैं किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं बदलाव की बात? मतलब एक बदलाव की बात इन्होंने साहित्य के स्वरूप में, कथा के विषय वस्तु के संदर्भ में शैलेश जी ने कहा। मुझसे प्रश्न आपका किस तरह के बदलाव? मैं आपके लेखन के संदर्भ को जोड़ते हुए मैं इस शब्द को इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि साहित्य किस तरीके से बदल रहा है, क्योंकि आपका जो लेखन है, प्रवीण जी का जो लेखन है, उसमें समाज के प्रति आपका एक नज़रिया है। समाज को लेके आप एक दृष्टिकोण से आप सोचते हैं, जो आपके लेखन में दिखता है। देखिए, जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हम एक खाका खींचते हैं कि जो नए लोग हैं उनके लेखन को हम हमेशा एक बॉक्स में देखते हैं कि नए लोग हैं। तो जब नए लोग ये दावा करते हैं कि हम नया कुछ लेके आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये एक तरह से चलती हुई परंपरा से विद्रोह है, या फिर कोई सतहीपना है, या कोई चीज़ों को, जैसे भी बातचीत हो रही थी भाषा को लेके, अभी सरलता की बात हो रही थी, सरलता से बात शुरू हुई, सरलीकरण से होते हुए वो सतहीकरण पर जाके ख़त्म हो गई कि हिंदी को ऐसा होना चाहिए, उसमें कई तरह के अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए, कलम को पेन करना चाहिए, पेन को पेंट करना चाहिए, है ना, इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैं, चूँकि यहाँ नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं और
बात कहते वक्त एक दुर्घटना ना हो जाए कि वो अपने दौर के लेखन में परिवर्तन के बिंदुओं को लेकर गंभीरता से अगर विमर्श नहीं करेंगे तो ये दुर्घटना उनके साथ हो सकती है कि हम साहित्य में नया क्या करेंगे। साहित्य में हम शिल्प भी नया रच सकते हैं क्योंकि समय बदलेगा, भाषाई संसार बड़ा होता है, उसका वितान विस्तृत होता है, तो हम शिल्प के स्तर पर कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। संवेदना के स्तर पर समाज के बारे में जैसे शैलेश जी ने कहा कि समाज जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से रिश्ते नाते बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, देखने की दृष्टि बदल रही है, आदमी के अंदर का शैतान और भगवान दोनों अलग अलग स्वरूप में प्रकट हो रहा है, तो संवेदनाओं को भी ट्रीटमेंट जो है उसको प्रस्तुत करने का भी तरीका हम बदल रहे हैं और वो बदलाव आपके साहित्य में दिखता है। भाषाई स्तर पर मैंने शिल्प के पर भी बदलाव हम लोग देखते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि आप किसी भी दौर में साहित्य रच रहे हैं उसकी जमीन हमेशा ईमानदारी की रहती है। शिल्प बदलेगा, भाषाई शिल्प बदलेगा, संवेदनाएं बदलेंगी, कथानक बदलेंगे, नए नए विषय वस्तु आएंगे। अभी आपने देखा जब हमारे सूत्रधार ने शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि समलैंगिकता, तो अज्ञे से लेके गे तक बदलाव तो बहुत तरह से आएगा, लेकिन क्या उस विषय को जब हम रख रहे हैं तो उसको रखते वक्त हम क्या भाषाई सुचिता या हम उसको रखते वक्त क्या संवेदनाओं के उन तंतु को पकड़ पा रहे हैं जो आज के पाठकों को छूता है। क्योंकि हम लोग ऐसे लोग बैठे हुए मंच पर जिन पर एक आरोप है कि आज का साहित्य बिक तो रहा है लेकिन क्या ये साहित्य टिकाऊ है। तो ये सवाल जब हम लोगों से पूछा जाएगा आज के दौर में तो ये भी देखा जाएगा कि जो बिकता है वो टिकता कितना है। अब हम लोग 12 साल पहले अपनी पहली किताब लेके आए हैं, प्रवीण भैया भी उसी दौर में लेके पहली किताब, राहुल कितना दिन भाई 8 साल 9 साल हो गई। अब आप सोचिए कि हम लोग 12 साल 7 साल 8 साल से लिख रहे हैं, तो साहित्य इस तौर पे बदलना चाहिए कि जब 12 साल से कोई पीढ़ी लिख रही है तो अब उसके बिकने की बजाय टिकने पर भी विमर्श हो, और बिना आप संवेदनाओं को छूए हुए, बिना पाठकों के मन को झकझोरे हुए केवल प्रचार और प्रसार से साहित्य को इतनी दूर तक, एक दशक तक खींच के नहीं ले पाते हैं। तो मैं मानता हूं कि साहित्य में जो भी तकनीकी बदलाव हैं वो तो हैं ही, मूल्यांकन का बदलाव इस वक्त का साहित्य ज्यादा मांग करता है, क्योंकि गाड़ी नया एसयूवी आ गया है और रेंज है दूसरा एम्बेसडर खोलने वाला। अब एसयूवी खुल नहीं रहा है टायर इस रेंज से, तो मुझे लगता है कि इस बदलाव को मैं इस तौर पर देखता हूं कि मूल्यांकन के औजार बदल रहे हैं कि नहीं बदलते साहित्य के हिसाब से। मैं एक सवाल भी छोड़ रहा हूं अपनी इस बात के साथ। प्रवीण जी। धन्यवाद। आवाज थोड़ी सी दबी हुई है, माइक नजदीक करिए। लिटरेचर में 3 परतें बताई गई हैं, क्लासिक लिटरेचर, आर्टिस्टिक लिटरेचर, पल्प लिटरेचर। यूरोप में ये डिवीजन उस तरह से नहीं है। हिंदी में हिकारत वाली भावना है जिसकी ओर इशारा नीलोत्पल ने किया। देखिए 3 चीजें एक साथ कहूँगा। पहला ये कि किसान पहले भी थे, प्रेमचंद के पहले, लेकिन प्रेमचंद ने उठाया होरी को, कहा कि देखो। औरतें पहले भी थीं, लेकिन ज्ञानेंद्र ने मृणाल को उठाया और कहा कि ये देखो। सवाल ये है कि आप चुनते किसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से चुनते हैं। और वो उदय प्रकाश की कविता है, हम सब जानते हैं कि निर्भय हो जो हत्या को हत्या कहेगा, वही अंततः कवि रहेगा। तो कवि होने के लिए, पत्रकार होने के लिए एक तो निर्भयता की जरूरत है, लेकिन केवल निर्भयता से काम नहीं चलेगा। ये जो विषय है नई जवान और नई सोच, इस पे मैं केवल बोलना चाहता हूँ कि देखिए पिछले 30 वर्षों में हुआ ये है कि एक नेक्सस बना हुआ था। कैलाश जी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाठकों और आलोचकों का एक नेक्सस बना हुआ था। नई पीढ़ी के जो राइटर आए उन्होंने उस नेक्सस को तोड़ दिया, उसको सहयोग किया सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने और तमाम चीज़ों ने, और नए प्रकाशकों ने भी। वहाँ तक मैं भी स्वागत करता हूँ। नेक्सस टूटा, लेकिन अब जवाबदेही आ गई।
मैं बार बार कह चुका हूँ, एक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी मैंने बोला था कि आप हिंदी के लेखक होके शाहरुख खान वाली सेलिब्रिटी मत अपनाइए, और ना आप हो सकते हैं। आप एक ऐसी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां गरीबी रेखा पर छटपटाने वाले लोगों की संख्या 50% है, तो फोकस पॉइंट तो आपका उधर होना चाहिए। अंतिम बात, कंटेंट हमेशा होते हैं। एक कंटेंट टिपिकल लिटरेचर में चला आ रहा था, उसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे दिव्य प्रकाश दुबे ले आए, नीलोत्पल ले आए, और भी लोग ले आए, मैं भी ले आया। सबने अलग अलग ढंग से चीज़ों को उठाया। हम सब के उठाने के बावजूद भी अभी भी समाज में ऐसे कंटेंट हैं जो अभी बाहर नहीं आए, तो उनको भी आना है अभी। वैसे में कैलाश जी जैसे लोग, शैलेश जी जैसे लोग मदद कर रहे हैं उठाने में। तो विविधता तो अभी आई है, नई भाषा के रूप में, नई पहचान के रूप में। लेकिन इस विविधता में एक चीज़ जो लगातार जो ब्रांडिंग हो रही है, वो लेखक के चिंतन को भी मार रहा है और पाठक के भी चिंतन को। फेसबुक की दुनिया में आप देख रहे होंगे कि फर्जी लेखक और फर्जी पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, रीडिंग कैपेसिटी घट रही है। ये चिंता की बात है। तो थानवी साहब ने जो बात कही वो थोड़ी सी मतलब अंतर्विरोधी है, लेकिन ये हम मान रहे हैं कि हमारा देखने का समय ज़्यादा बढ़ गया है, पढ़ने का कम, और उसका असर आगे हमारे साहित्य पे पड़ने वाला है। लेकिन अंतिम चुनौती है कि OTT है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, और वैसे में हमें लिखना है। तो आज का लेखक ज़्यादा दबाव में है, विषय भी क्रांतिकारी हो, डरपोक भी ना हो, और युवाओं की बात भी कह दे। तो हम इस समय ज़्यादा सीरियस, नॉन सीरियस सबको मिला के कह रहा हूँ, जिन्होंने अपने को खाके में बांटा है, हमारी चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस बढ़ी हुई चुनौती में सबसे ज़रूरी है रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, लेखकों की खुद की और पाठकों की भी। हड़बड़ी का साहित्य नहीं होता, वो पत्रकारिता हो जाती है। जैसे अभी बताया इससे पहले वाले सत्र में कि TRP के चक्कर में पत्रकार पहले मार देते हैं। हम साहित्यकार हैं, हम मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं। तो हमारा काम है जिंदा करना, ये इसे नहीं भूलना है। मैं इसके बाद दिव्य जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस साहित्य के बदलते स्वरूप के एक बहुत ज़रूरी सूत्रधार रहे हैं हिंदी साहित्य में। वो जिस तरीके से प्रेम को बरतते हैं, उससे प्रेम बहुत रिलेटेबल हो जाता है युवा वर्ग में। वो इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, जिसमें उन्होंने भाषा में बहुत नवाचार लाया, जिसमें उन्होंने लोगों को जो युवा उनकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं उनको इतना रिलेटेबल बनाने की कोशिश वो लगातार करते रहते हैं, और उन ट्रेंड्स के बारे में समझते रहते हैं जो युवाओं के मध्य आते रहते हैं। तो वो इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी समझ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी कहानियों में जब हम कहानियों में पैथोस की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से पहुंच पा रहा है। बहुत बहुत हेलो। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत दबाव में हूँ आज। बहुत साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब मुझे कुछ नहीं आता था और वहाँ पे जो होता था ना, जब वाइवा होता था और एक्सटर्नल कोई आता था और 4 सवाल पूछता था, मेरा रोल नंबर 32 था, तो मेरे तक आते आते सब जवाब हो चुके होते थे, है ना। और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता था कि मैं ऐसी क्या नई बात बोल दूं या कोई ऐसी नई बात बता दूं। असल में ना मैं इसको ना कभी ट्रेंड या उस तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं ओवरऑल जो मैं जिस तरीके की कहानियाँ या बातें लिख पा रहा था, मैं हमेशा, देखिए, मैं उस दुनिया से आता हूँ ना जिसको 5 रुपए का जब आदर्श बालक का पोस्टर दिया गया और बताया गया सुबह जल्दी उठो, फिर 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, फिर खेलने जाओ, फिर स्कूल जाओ, स्कूल में सब लड़कियों को अपनी बहन मानो, बोलो, फिर आगे लौट के आओ, फिर आप पढ़ो, और फिर एक बाई द बुक्स है 5 रुपए का पोस्टर आपका 25-26 साल का जीवन तय कर देता था। और जब तय करने के बाद मैंने क्या किया कि जो सबसे क्लीशेड चीज़ें हो सकती थी, जैसे मेरा दोस्त विकास इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैंने भी कर ली, उसके साथ कोई और बाद में MBA कर रहा है तो मैंने भी कर लिया, फिर कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी मैंने कर लिया। इन सब के बाद भी एक बेचैन लड़का था उसके अंदर, जब वो सोने जाए तो उसको लगे यार सब तो हो गया। जो क्रिकेट किट हम लोग बचपन में गुल्लक तोड़ के भी नहीं खरीद पाते थे,
अब तो रोज क्रिकेट किट खरीद सकते हैं, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? तो एक बेचैन आदमी दिखता था मेरे को उसमें, है ना कहीं जब आप सोने से पहले जब जाते हैं, आपको सब पता रहता है कि आप क्या करना चाहिए था और आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो बेचैन आदमी अपने अंदर जो वो लड़का दिखा, तो जब मैंने उसके बारे में लिखा कि वो कैसे सोच रहा है, वही बाहर भी लोग महसूस कर रहे थे। क्योंकि हम एक एज में 12th के बाद जो सबसे गवाहियात सवाल किसी से पूछा जाता है, और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, तो वो बताता तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करना इतना मुश्किल काम है, मतलब खून खौल जाता है मेरा जब कोई पूछे। और जैसे ही आप बताते हो तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपसे पूछता है उसका कोई रिश्तेदार का कोई लड़का या कोई लड़की जिसका लाखों रुपए का सीटीसी होता है, या अगर वो आईआईटी में है या जो भी है XYZ, तो वो और आपको बेचैन कर देता है कि अरे यार। तो मुझे लगा कि जो भी प्राइम टाइम पे नहीं आ पा रहा है, मैं उस अकेले लड़के और लड़की की कहानी कहूँगा, है ना, जो भी नहीं आ पा रहा है, न्यूज़ नहीं कवर कर पा रही है उस बेचैनी को, वो नहीं कर पा रही है कि आप भीड़ में कैसे अकेले हैं। कोई तो न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं चलाता ना, वो सुसाइड जब एक्सट्रीम हो जाता है तब वहाँ की बात करता है, लेकिन वहाँ तक जो लेके गया उसकी कहानी कहने की बात मुझे लगा, और उसमें जो जो दिखा वो लिखता चला गया। मतलब मैं इतना एक्चुअली सोच के ना करता नहीं। अभी पीयूष जी आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार हम सेशन में साथ में थे, बड़ा मज़ेदार उन्होंने किस्सा बताया। एक बड़ी बंगाली फिल्म थी, बहुत सत्यजीत रे की थी, या जो भी, मैं फिल्म का नाम भूल गया। या तो जो वो बता रहे थे, उसमें कोई एक सीन है जहाँ पे क्लाइमैक्स में एक, जब दुल्हन जा रही है और वो हीरो बेचारा कोने में खड़ा है, जैसे वो बेचैनी से देख रहा है। अब आजकल के लड़के तो ऐसे नहीं है, वो तो फ़ोन पे बात करते रहते हैं कि हम शादी तो कर रहे हैं, ब्रेकअप थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो जब वहाँ पे जब जा रही है, तो वहाँ पे एक रॉड जो थी उसके, जब बारात के उससे वो बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी। तो बाद में उस डायरेक्टर से पूछा गया कि अरे ये क्या आपने जो मनोभाव हैं क्या सही दिखाया, कि रॉड जैसे मन उसका लड़के का बुझ रहा है, दुल्हन का जो है बुझ रहा है, और वो जल रहा है अंदर, क्या क्या है। तो डायरेक्टर ने जब पहली बार वो सीन देखा तो उन्होंने कहा दैट मे बी अ टेक्निकल ग्लिच। उनको भी नहीं पता था कि ये चीज़ हो गई आपसे। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मैं जैसे आपको, चूंकि मुझे ये सच लग रहा है इस समय, तो मैं उस ईमानदारी से उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ बस। और हो सकता है कल को बात बदल जाए, हो सकता है, और रिश्ता या जो भी चीज़ें, समय अगर आप देखेंगे ना, तो देशी घी भी वैसा नहीं मिल रहा। तो समाज तो बहुत तेज़ी से रील बदल रही है, रील का बताने का ढंग बदल रहा है। जैसे जिस रील अभी हम लोग 1.5-2 साल पहले गुस्से में जो रील बनाते थे कि ये 3 किताबें पढ़ लीजिए और आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप देखिए अब वो हर कोई बना रहा है। तो वो, बट आपको उस समय सच लग रहा था ये बात, तो मैं बस वो कर रहा हूँ जैसे, इसलिए मैं बहुत उसको एनालाइज नहीं कर पाता अभी। और वो बात सही है नीलोत्पल की, अब होना चाहिए वो एनालिसिस, वो मुश्किल सवाल पूछे जाने चाहिए, या एक और एक भी होने एक चाहिए। बात तो मैं जैन साहब से ये कहूँगा कि जैन साहब कुछ खराब सवाल पूछिए हम लोगों से, ऐसे सवाल जिसको सोशल मीडिया पे उछाले जाते हैं। हालांकि आप जैन साहब हैं, आप इतने हिंसक नहीं हैं, फिर भी मैं चाहूँगा मैं चाहूँ कि आप ऐसे सवाल पूछें हम लोगों से जो हमारे जाने के बाद लोग हमसे बाहर पूछते हैं। हम लोग मंच पर पागल हो गए हैं बोलते बोलते। अभी जैसे मैं यहाँ से उतरूंगा, एक आदमी फिर हमको बोलेगा सर ये नई वाली हिंदी क्या है, तब मैं बोलता हूँ 100 नंबर पर डायल करो, थाना में बात होगा। क्योंकि वो 50,000 बार हम लोग से पूछा जा चुका है, हम लोग 70,000 बार उस पर जवाब दे चुके हैं। दूसरा है कि हम लोग से पूछा था आप लोग भाषा को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, इस पर हम लोग 75,000 बार बोल चुके हैं। नहीं सुनता है सामने वाला, तो एक कोशिश आप भी कीजिए, एक कोशिश फिर हम करेंगे कि आज सामने वाला समझे हम लोगों का बात। जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हमारी किताब पढ़ी है, नहीं सर मैंने आपको पढ़ा नहीं है, सुना है कि आप लोग नहीं लिखते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चला? हमारे मौसा बता रहे थे। तो मौसा आधारित स्रोत जो है, फूफा आधारित स्रोत है, उससे जो नई पीढ़ी का मूल्यांकन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप उन सबसे जब हमसे जब सवाल पूछेंगे, भाषाई शुचिता का सवाल पूछिए कि हमने कितना हिंदी को बर्बाद किया, हमने कहाँ कहाँ हिंदी का औदात्य खंडित किया, हमने कहाँ कहाँ जो है कि शिल्प को खंडित करके बिल्कुल छितर बितर कर दिया कि अब तो साहित्य अपने शिल्प बटोरने में लगा हुआ है ना। कहाँ हमने संवेदनाओं के सारे तार झंकृत करके तोड़ दिए हैं और साहित्य में क्रूरता प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग अपनी भाषाई प्रपंच से। इन सब बातों पर प्रकाश डलवाइए तो लोगों को भी शांत मिलेगा कि आज गियर में आया है शैलेश भारद्वाजी। ये सरगना की तरह इनसे व्यवहार किया जाता है मंच। लगता है कि नहीं ये आदमी प्रकाशक है। हाँ, तो 5-5 लाख किताब बिक गया दिव्य प्रकाश दुबे का, नीलोत्पल मृणाल का, तो कोई विश्वास नहीं किया प्रवीण भैया, रॉयल्टी चुपचाप दे रहे थे। 87,000 किताब बिका विनोद कुमार शुक्ल जी का, हम लोग को खुलेआम रॉयल्टी देना पड़ा बड़ा चेक में, तब लोगों को पता चला हिंदी में किताब बिकती है। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हिंदी के पाठकों को अपनी ही पठनीयता के विस्तार का अंदाजा नहीं है। जो किताब 6 महीने पहले
भारत के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक से प्रकाशित होने के बाद भी आपको आप तक नहीं पहुंच रही थी। 25 वर्ष पहले लिखी गई कहानी, 30 वर्ष पहले लिखी गई कहानी, उसमें ऐसा क्या जादू हुआ कि वो 6 महीने में लाखों लोगों तक पहुंच गई और वही युवा उसी क्लासिक को पढ़ने लगा। इसका मतलब है कि युवा पढ़ना चाहता है, हमने उसके सामने किताबें पहुंचाई नहीं, हमारे मैकेनिज्म में भी कहां खोट रह गया था, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये खबर क्यों नहीं पहुंची जब 5-5 लाख बेस्ट सेलर का मतलब क्या है, फिर फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? ये जो प्रपंच रचा गया कि सब कोई बेस्ट सेलर है, मनोज भी सनोज भी, ये जो बेस्ट सेलर का समाजवाद हिंदी में चला, सबको माला पहनाओ और सबको टोपी पहनाओ, इसने भी माहौल को खराब किया, इसने भी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए। और इसमें क्या हुआ कि अब प्रवीण कुमार जब अपनी किताब लेके आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा क्या संख्या है बेस्ट सेलर की, आपका बेस्ट सेलर हुआ कि नहीं। ये सब बातों पर प्रश्न पूछिए, थोड़ा हिंसक बनाइए माहौल को। जैन साहब तलवार उठाइए थोड़ा। नहीं तो सर आप प्रवीण जी आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिंदी में कैंसल कल्चर है क्या? हिंदी में लोग बिना पढ़े कहानियों को रिजेक्ट कर देते हैं, किताबों को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं रोकूंगा। आवाज आ रही है? एक तो मैं शिक्षक हूँ और यहाँ मन से झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं मालूम था बेस्ट सेलर क्या है। मुझे प्रभात रंजन ने फ़ोन करके बताया जब मैं फेसबुक पे नहीं था कि आपकी किताब बेस्ट सेलर में आ गई है। मुझे तब तक नहीं मालूम था क्या है, मैं उन चक्करों में कभी पढ़ा नहीं। किताब बिकना अच्छी बात है, किताब आई, मिडिल क्लास आया तब आई, तो संकट तो पहले भी था। शैलेश जी ने कैसे वो संकट निपटाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चमत्कार तो किया। अच्छा ये मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं इनके यहाँ से कभी छपा नहीं हूँ, क्या पता भविष्य में छप जाऊँ, लेकिन अभी एक मिनट, अभी तो छपा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है हम लोग प्रशंसक हैं। हिंदी की दुनिया में ये जो विभाजन है वो थोड़ा पुराना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मतलब प्रेमचंद में और एक पॉपुलर राइटर है, मैं भूल रहा हूँ उस समय के, कि उनमें क्या अंतर है। मैंने कहा देखिए विजन का अंतर है। प्रेमचंद अगर लिखते हैं भूख गरीबी घीसू और माधव को दिखाते हैं तो उसके पीछे एक विजन होता है, और जब लेखक विजन छोड़ता है तो लेखक नहीं रह जाता। तो जिन लोगों ने भी विजन छोड़ा उनको लेखक नहीं माना गया, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला आबादी करेगी। क्यों इस चक्कर में पड़ना कि हिंदी के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? आपको ISI मार्किंग क्यों चाहिए? पाठक आपको पसंद कर रहे हैं, आप लिखिए। विश्वविद्यालय में आप पढ़े जा रहे हैं, नहीं पढ़े जा रहे हैं, आप क्यों परवाह कर रहे हैं? तो एक तो परवाह करना आप छोड़िए। हिंदी की एक अपनी दुनिया है, उसमें विचार और विचारधारा की बात होती है, लेकिन वो दुनिया इधर 30 वर्षों में थोड़ी सी सिकुड़ी भी है और थोड़ी फैली भी है। सिकुड़ाव विचारधारा के स्तर पे है, फैलाव व्यवहारिक ज्ञान के स्तर पे है। आलोचकों की कमी हुई है और मूर्ख जो लोग हैं, कहना नहीं चाहिए सभी, वो रिव्यूअर हो गए हैं, समीक्षा लिखने वाले हैं। तो इस समय रिव्यू लिखने वाले अत्यधिक आत्मविश्वास में हैं और आलोचक अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। बाजार में उलटफेर कर दिया गया है, बहुत सारी किताबें बहुत बिक रही हैं, बहुत अच्छी किताबें नहीं बिक रही हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि माध्यम महत्वपूर्ण है। गोली को आप गुलेल में डाल के मारिए और गोली को बंदूक में डाल के मारिए, असर एक ही गोली का अलग अलग होता है। तो प्रचार महत्वपूर्ण है, माध्यम महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब ये है कि कुछ लेखक अपनी किताबों का प्रचार खूब कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उन्हें कुंठित होने की जरूरत नहीं है, और जो कर ले रहे हैं वो उत्साह में है। अब कई सारे डायमेंशन खुल गए हैं, कई सारे मानक हो गए, किसी एक मानक को पे अभी हम स्थिर नहीं हो सकते। रही बात हिंदी साहित्य की, तो देखिए आलोचना एक बहुत रचनात्मक विधा है और उसने हिंदी समाज को एक दिशा दी है। गंभीर रचनाओं और पल्प में एक डिवीजन तो रहा है और वो आगे भी रहेगा, उसके बहुत सारी सरणियाँ हैं।
उसको हम डिटेलिंग में नहीं कह सकते। लेकिन जो लेखक अपने लिखित को एंजॉय कर रहा है, अपने पाठक पा रहा है, उसको विश्वविद्यालयों की क्यों चिंता करनी, हिंदी के आलोचकों की क्यों चिंता करनी। हिंदी की आलोचना, हिंदी के टिपिकल कहानीकार अपनी जगह हैं और कोई विरोध में नहीं है। अगर आप अपने आप को विरोध में शामिल कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। आलोचक कुछ डिफरेंस करेंगे, उनको स्वीकार कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसा दौर है निलुत्पल कि हम अपनी बुराइयां और अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, प्रेमचंद ने भी अपने समय में खूब झेला है। जो भी लेखक और जिस भी लेखक की रचना आलोचना के, अब कसाई बाड़े तो नहीं कहूँगा, लेकिन कसौटी से नहीं गुजरेगी, आलोचना नहीं बर्दाश्त करेगा आलोचक या लेखक या उसकी रचना, वो मर जाएगी। इसलिए तपने के लिए आपको गालियाँ सुननी है, आपको हिकारत सुनना है और उसी में लिखना है। आप परवाह मत कीजिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही प्रवीण भैया ने, और ये बात नए लेखकों को समझने वाली है, और कि हम अक्सर लेखक की आलोचना को ही लेखन का आलोचना समझ ले रहे हैं। ये ऐसा दौर है जहां पर लेखक आलोचना के केंद्र में नहीं है। जो मैंने शुरू में आपको कहा हाँ। कि आप किसी आलोचक से ये पूछिए कि आपने पढ़ा है क्या रचना को हमारी। नहीं, हमने आपके बारे में सुना है। ये बड़ा ही महीन फर्क है जो दुर्घटना कर दे रहा है। आप लेखक की आलोचना करना चाह रहे हैं कि आज के समय की लेखन की आलोचना करना चाह रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि आज के लेखन की आलोचना करने के लिए आलोचकों को नए औजार ढूंढने होंगे, क्योंकि आलोचना एक गंभीर विधा है साहित्य की। बिना आलोचना के आईने में उतारे साहित्य का सबसे मुखर स्वरूप दिख ही नहीं सकता है। उसका जो धवल और मुखर स्वरूप है वो वहीं दिखेगा जब उसको आलोचना के आईने में उतारेंगे। लेकिन दुर्भाग्य या कहिए कि समय की रफ्तार ऐसी है कि किसी के पास इतना धैर्य नहीं है कि आलोचक अपने औजार नहीं बदल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, औजार रख दिया और मुंह से मुजबानी, एप्रिसिएशन शुरू हो गया या फिर रिजेक्शन शुरू हो गया। जो दोस्त है उसका किताब अच्छा है, जो दुश्मन लगता है कि हमको पसंद नहीं है, वो खराब है। तो ये बहुत जरूरी है कि युवा, और ऐसे समय में पाठक महत्वपूर्ण हो गया है। जिस पाठक को बहुत हल्के में हिंदी साहित्य में लिया जा रहा था हमेशा से, इस लोकतांत्रिक दौर में पाठक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पाठक बहुत गंभीरता से किताबों पर बात कर रहा है। अब 10 कर रहे हैं तो 10 में हो सकता है 7 आपको, 5 आपको गंभीर लगे, हो सकता है 2 ना लगे। लेकिन वो जो 5 गंभीरता से लिख रहे हैं, लंबे पोस्ट लिखते हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सब नए दौर के साहित्य को संजीवनी दे रहे हैं। इसलिए ऐसे पाठकों के कारण भी पठनीयता बढ़ रही है। लोग किताबों के बारे में जानते हैं, कंटेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब जाके किताबों की पठनीयता बढ़ रही है। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, धरती क्रिया कह रहा हूं, ब्रांडिंग करवा लो सलमान खान से, कोई भी किताब 1 लाख बिक्री का आंकड़ा नहीं पार करेगी। उसको बिग बॉस में तुम 6 महीना उसका प्रचार करवा के दिखवा लो। एक पाठक जिस दिन आपकी किताब को पढ़ लेगा, वो जब अपना विचार देता है दूसरे पाठक को, तब किताब खिसकती है। इसलिए याद रखिएगा, किताबों की रचनात्मकता को दुनिया का कोई ब्रांडिंग आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर किसी को यह लगता है कि शैलेश भारतवासी जी के पास मार्केटिंग का कोई जादूगरी तावीज है, तो फिर वो गफलत में है। फिर आप अपने समय के साहित्यिक प्रवृत्तियों को पकड़ने में विफल हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दीप प्रकाश दुबे के पास कोई जादू है जो काला रुमाल को लाल रुमाल करके और बाजार में अपनी किताब बेच ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को पकड़ने में अगंभीर हैं। किताबें रखिए और ये विचार कीजिए कि क्या कारण है कि दशकों तक कोई पढ़ा जा रहा है। मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूं, कोई ब्रांडिंग आपको बड़ा नहीं बना सकेगा। प्रवीण कुमार जी की किताब को आप कोई ब्रांडिंग ना दीजिए, फिर भी छबीला रंगबाज का शहर शहर दर शहर पहुंचता है तो अपने कंटेंट के भरोसे पहुंचता है। आप उसको, आप ये रजनीगंधा गुटखा नहीं है जो ऊपर लगाइएगा कि उसको दाने दाने पन्ने पन्ने में प्रेमचंद का स्वाद चाट के देखें। ये बोल के किताब नहीं बिकता है भैया। पीछे से पढ़े निराला, आगे से पढ़े प्रेमचंद, चाटो तो जाने। अरे ऐसे किताब बिकता है? नहीं बिकता है। ये जो हम लोग को बाजार का पोस्टर बॉय, तही गाइज, तो यही सब जो बना के प्रस्तुत किया जा रहा है सोशल मीडिया के एक वर्ग के द्वारा, मैं आप लोगों को कह दे रहा हूं,
इस चक्कर में रहोगे, नए बच्चे ब्रांडिंग में लग जाओगे और रचनात्मकता में तुम्हारा डोर छूट जाएगा। अरे ये सब बहुत बाद का बात है, ये सब अगड़ी पगड़ी तब आया जब लिख लिए 4 किताब, तब इतना जोर से बोलने का अभ्यास हुआ है। किसी भी उत्साह में मत पड़िए, कोई बाजार आपको लेखक नहीं बना पाएगा। एक बार बिक जाइएगा 500 किताब, फिर उसके बाद एक किताब बिक जाएगी, उसके बाद फिर तो कल ही खुलेगी ही ना, आज न कल। इसलिए किताब लिखने में उसकी रचनात्मकता से कोई समझौता मत कीजिए। नए बच्चों में आपसे कह रहा हूं, किताब को बहुत गहनता से लिखा जा रहा है और तब जाके वो पाठकों को छू पा रही है। मत इस गफलत में पड़िए कि बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, नए लोग क्या कह रहे हैं, जो प्रवीण भैया ने कहा, आलोचक क्या कह रहे हैं। आप ईमानदारी से लिख रहे हैं कि नहीं? आप ईमानदारी से लिख के काउंटर पे किताब छोड़ दीजिए प्रकाशक के पास। और एक बात बहुत अच्छा कह दिया है प्रवीण भैया ने, मैं उसको दोहरा देता हूं, गुलेल कौन है नहीं पता, लेकिन रिवॉल्वर तो हिंद युग में है। बिल्कुल, इससे मेरे को एक मैं कुछ मैं निबंध प्रकाशकों पे टिप्पणी नहीं करता। मैं अभी कुछ समय पहले कुछ निबंध पढ़ रहा था। मैंने यहाँ तक देखा, अंग्रेजी में ये प्रथा थोड़ी बेहतर तरीके से होती है। मैं ऑरवेल के निबंध पढ़ रहा था जहाँ पे वो डिकिंस के को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उनको पाखंडी बोल रहे हैं, पर साथ साथ ये बोल रहे हैं कि वो ऐसे लेखक हैं जिनकी स्टाइल, जिनकी शैली सब लोग चुराना चाहते हैं। तो मैं दिव्य जी से यही पूछना चाहता था कि आप 8 किताबें लिख चुके हैं लगभग, और आप लगातार लिख रहे हैं। ये किताब नाम देख के या ऑथर का नाम देख के रिजेक्ट करने वाली परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू पढ़ा था मनोहर श्याम जोशी का, और जो कि मेरे को आदत है इंटरव्यू पढ़ने की, कि पहले भी क्या वही सवाल पूछे जाते थे उन लोगों से। तो उसमें एक बड़ा सही उन्होंने सवाल, तो मुझे नहीं याद कि किसने पूछा, लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया था वो ये था कि हिंदी में पीठ ठुकवाने से पहले पैर दबाने पड़ते हैं, है ना। और वो कुछ 2-4 लोग थे जिन्होंने वो बदलने की कोशिश की या उस फॉर्मेट को नहीं फॉलो किया, और मैं उसको वैसे के वैसे लेता हूँ। तो जो हम लोग आए या जो रिजेक्ट करने की प्रवृत्ति है, एक तो जो पड़ोस में शैलेश बैठे हैं, इन्होंने बहुत पहले मेरा फेसबुक छुड़वा दिया तो मुझे आधा जो दुनिया में बुरा हो रहा है वो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है ना। कभी कभी बस डेस्कटॉप भर से डालने भर का वो रहता है वहाँ पे। लेकिन ये देखिए ना, केवल यहाँ पे नहीं हो रहा है वो सेम चीज़। मैं हर फील्ड में अगर आप देखो, जब भी कोई जाता है तो वो कैंसिल कल्चर पूरी दुनिया का हिस्सा है। जैसे मैं कहीं पे, हम लोग बैठे थे अभी किसी पार्टी में मुंबई में, और नॉर्मल जो लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उस बीच में मैं बैठा हुआ था, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टर के बारे में नीचे जो कमेंट थे वो मजाक के लिए पढ़ रहे थे लोग। अगर आप डीप डाउन देखो, जो भी है, एक तरफ वही व्यक्ति अगले दिन ऑफिस में कुछ बुरा हो जाता है तो मेंटल हेल्थ की बात करता है, और वही व्यक्ति पार्टी में बैठ के उस एक्टर, और मैं वो नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बात कट के रील हो जाता है ना, फिर वो तो कल को क्या पता उनके साथ काम ही करना पड़ जाए। तो नहीं, लेकिन वो जो है ना कि आप किसी की एक्टिंग हो सकता है खराब एक्टिंग हो, है ना। सैफ अली खान की भी खराब थी, लेकिन एक लंबे समय तक वो, बाद में उनको लंगड़ा त्यागी वाला कैरेक्टर मिला एक, और फिर बाद में वहाँ से एक यात्रा उनकी बदल गई जैसे भी थी। उससे पहले तक की आप फिल्में देख लीजिए उठा के, वो अलग है। लेकिन जो है ना कि वही जो कैंसिल कल्चर इन जनरल है कि अरे उसको क्या पता है, अरे ये क्या पता है। तो मेरे पे, जैसे मैं चूंकि गलती से मैंने सेल्स में काम किया नौकरी की, तो उसने मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखा दी। सुबह सुबह जब हम 7 बजे उठते थे, 8 बजे ना, तो हमें भेजना पड़ता था AKP, आज का प्लान। कितने, कोई यहाँ पे सेल्स में तो होगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा कोई है यहाँ पे सेल्स में जो होगा ऑडियंस में, नहीं होंगे यहाँ पे ना। आप तो अलग दुनिया के हैं, तो वो सेल्स एक अलग ग्रह है, जैसे हिंदी की दुनिया एक अलग ग्रह है, जैसे सेल्स की नौकरी एक अलग ग्रह है। तो उसमें क्या होता था, सुबह सुबह 8 ही बजे भेजना पड़ता था AKP, आज का प्लान, और रात में करीब 9 बजे हमसे पूछा जाता था AKS, आज का स्कोर क्या हुआ। और उसके बाद कॉन कॉल शुरू होती थी रात में 9:30 बजे से लेके 10:30, कभी 11, कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जब मैंने वो झेल लिया, मैं अभी भी जब कोई मेरे को बहुत कोई बुरा भला बोल देता है या खराब दिन गुजर जाता है, तो हमेशा ये सोचता हूँ कि कितना भी बुरा, ये सेल्स के दिनों जितना बुरा तो नहीं है ना। वैसा तो नहीं झेलना पड़ रहा है जहाँ रोज झूठ बोलते थे, कब होगा टारगेट, तो हम बता देते थे कल से हो जाएगा सर। मेरा तो यही डिफेंस मैकेनिज्म था, कल से हो जाएगा। तो वो मैं, मतलब आप ये ना, अफेक्ट होने की उम्र हम लोग की सबकी अब पार हो गई है उसकी। जैसे ना, जब शुरू में आए थे तो कोई बुरा रिव्यू भी लिखता था तो लगता था, लेकिन अब लगता है ना कि अगर आपको रोज कम से कम 25 नए लोग गाली नहीं दे रहे हैं तो फिर आप सही दिशा में हैं ही नहीं। एक मैं जवाब दूंगा।
देखिए पहले के साहित्यकार आपस में लड़ते भी थे, अपनी खबर मैंने पढ़ेंगे। बीच में पढ़ा मारते बेबी कमलेश्वर की एक किताब है जलती हुई नदी, अभी मैंने पढ़ी पिछले हफ्ते ही नहीं खत्म वही की। मैं बता रहा हूँ। तो नाक भी तोड़ दी थी उन्होंने। नहीं निर्मल उन्होंने वर्मा कमलेश्वर भी जी ने किया नहीं। है। अरे भाई, गैब्रियल गार्सिया मार्केज को द फीस्ट ऑफ द गोट के राइटर ल्योसा ने मुक्के से मारा और गैब्रियल का नाक टूट गया, और वो दोनों नोवेल के विनर थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र को निराला ने पटक के मारा टेबल पे, वो वहीं बनारस में। अपनी खबर में आप देखिए, कई बार ये सुनने में आया कि जो नई कहानी के 3 मित्र थे, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और कमलेश्वर, तो कमलेश्वर कहते थे राजेंद्र बदमाश है, ये है वो है। हाँ, लिखता अच्छा है। अभी क्या है कि उपेक्षा का आधार ये, एक तो साहित्यकार लड़ नहीं रहे हैं। मैंने फेसबुक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सब एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। एक तो लड़ाई छूट गई है साहित्यकारों के बीच में, उपेक्षा जो है वो साइलेंस हो रहा है, सब चुप हो जा रहे हैं। अच्छी किताबों पे भी, बुरी पे तो चुप है ही, अच्छी पे भी चुप है। ऐसे में सबसे ज्यादा घाटा लिटरेचर को लग रहा है, साहित्य को लग रहा है। पाठक को सार्वजनिक रूप से कहने का साहस आलोचकों में कम बचा है कि ये अच्छी रचनाएं हैं, ये बुरी रचना है, ये मैं कह रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि ये अच्छी रचना है। अब जो अच्छी रचना है उसमें से 5-7 आपके मित्रों की रचनाएं हैं, 3 आपने चुन लिए ताकि आप प्रमाणिक हो जाएं। तो एक तरह का दब्बूपन, एक तरह का रिलेशन मैनेजमेंट साहित्य में चल रहा है, उससे साहित्य को घाटा लग रहा है। इससे उबारने का एक ही तरीका है, जो शुरू में कहा गया कि आप बेहतरीन लिखिए, चिंतन करते हुए लिखिए, प्रिंटिंग प्रेस में अपने आप को ना तब्दील कीजिए, आराम आराम से लिखिए। हिंदी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 16 साल में 32 किताबें लिख चुके हैं। कुछ तो बड़े पत्रकार भी हैं जो शायद 44 वगैरह लिख चुके हैं 16 या 20 साल में। तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं बनना है, चिंतन भी करना है। और देखिए, रीडिंग करेंगे तो राइटिंग भी करेंगे। रीडिंग छूटेगा तो राइटिंग कमजोर होगी। ये मतलब मास्टर नुमा जवाब है, लेकिन मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि मैं खुद राइटिंग में तब आया, और ऐसा नहीं है कि जो लेट से आता है वो अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं लेट से आया, लेकिन पीएचडी लगभग लिख चुका था तब मैं आया, तो उससे असर पड़ता है राइटिंग पे, तो उसका भी ख्याल रहे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग में दम है, आज कुछ लोग चुप हैं, 20 साल बाद कोई किताब उठा लेगा, कहेगा इसमें ये चीज है, तो रचना को का पुनर्जन्म भी होता है, इसको नहीं भूलना चाहिए। आज आप सल्टा दें, 20 साल बाद कोई उठा के कहेगा कि ये अच्छी चीज उस समय आई थी, तो उतना भरोसा तो मुझे है। मेरा सवाल शैलेश जी से एक ये है, इसका एक और पहलू है कि इस समय प्रकाशकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और लेखकों की संख्या बढ़ रही है। कई प्रकाशन में अच्छे एडिटर्स नहीं हो पाते, ऐसे नए नए कई प्रकाशन आ रहे हैं। तो उस समय में जैसे हम काफ़ी चर्चाएं होती हैं कविता की स्थिति को लेके, तो इसका एक ये भी पहलू है कि जब इतने सारे प्रकाशन हो रहे हैं तो जो फिल्टर है अच्छे लेखन का, वो कई जो नए प्रकाशन आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पूरा इसका इल्ज़ाम हिंदी को झेलना पड़ रहा है। इल्जाम हिंदी को झेलना पड़ रहा है? अगर इल्जाम है तो हिंदू ही झेलेगा। नहीं नहीं, लेकिन मयंक, इसका जवाब जो अभी आपने पहला सवाल पूछा था उसमें भी है कि जैसे जब इंटरनेट आया और इंटरनेट के बाद बहुत शुरू में ब्लॉग आए, तो ब्लॉग तो आया ही इसलिए था कि संपादक नाम की जो संस्था है वो ख़त्म हो जाए, लोग अपनी चीज़ें अपने तरीके से प्रकाशित कर पाएँ, जो ब्लॉग में लोगों ने किया। सभी लोगों का जो आज सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या कुछ भी हो, वो दरअसल उसका अपना एक निजी वेबसाइट ही है, उसका वो तकनीकी पक्ष बदल गया है बस। प्रारूप मोटे तौर पे वही है। आज कोई अपना वीडियो बनाता है, कोई पॉडकास्ट करता है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब लिख रहा है, तो मोटे तौर पे वो उसका सब कुछ है, वही प्रकाशक है, वही मार्केटियर है उसका, वही उसका सेल्स पर्सन है। तो ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। तो अगर अब आज के दौर में प्रकाशन भी होगा तो
अपने अपने सबके स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन आपकी ये चिंता कभी खत्म नहीं होगी फिर कि मान लो इससे तो अच्छी कविता का निर्धारण नहीं हो पाएगा, अच्छे साहित्य का निर्धारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मान लीजिए जो साहित्य हिंद युग नहीं प्रकाशित करेगा उसको अनबाउंड प्रकाशित कर देगा, जिसको अनबाउंड नहीं प्रकाशित करेगा उसको राजकमल एक नए नाम से फंटा या क्या फंडा नाम से कर देगा कि भाई कोई बात नहीं, ये थोड़ा और हल्का हो गया, इसको फंडा में डालो। तो मतलब ये है कि ये तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड होंगे। और चूंकि मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदी में पाठकों की संख्या पिछले 12-15 सालों में धीरे धीरे करके बढ़ी है। अगर आप 90 के दशक, 80 के दशक, जिस दशक के हम लोग बड़े हुए हैं, उस समय से अगर आज की तुलना करें तो अब लोग किताबें खरीदने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो जब इकोसिस्टम बड़ा होता दिख रहा है तो उसके ढेर सारे स्टेक होल्डर्स भी बढ़ेंगे। तो प्रकाशकों की संख्या इसलिए भी बढ़ रही है, पाठकों की संख्या बढ़ रही है और शायद लेखकों की संख्या बढ़ रही है। इसमें जो आपका सवाल है कि कैसे कोई वो करेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें हर प्रकाशक को अपना एक स्टैंडर्ड, अपना मानक बनाना होगा और उसी मानक के तहत अपने पाठकों के बीच वो अपना स्थान बना पाएगा। लेकिन ये कोई एक रात की घटना नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, तो एक और चीज़ अभी पिछले काफ़ी समय से हो रही है, हिंदी किताबों का अनुवाद काफ़ी हो रहा है पिछले कुछ समय से। तो इससे एक और जो लेखक अपनी ग्लोबल रीडर चाहते हैं, तो हो सकता है कि एक ये साइकोलॉजिकल डिमांड है, कह सकते हैं कि लेखक ये भी सोच सकता है कि मुझे अपने ग्लोबल रीडर्स के लिए लिखना है, और अगर मेरी कल को किताब आएगी तो इंटरनेशनल पुरस्कार मिल सकते हैं। तो क्या आज का जो अगर कोई नया लेखक लिख रहा है तो क्या उसको ग्लोबल रीडर्स को दिमाग में रख के लिखना चाहिए? आप इस संदर्भ में आप लोग क्या सोचते हैं? मैं जवाब दूं इसका? हाँ, हाँ। हाँ, तो देखिए जो आपने बात कही उसका मेरे दिमाग में जो जवाब बनता है वो ये है कि कोई किताब लिखते समय अगर ऐसा कुछ ध्यान रखेगा कि ये मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा, तो वो शायद कभी एक्सेप्टेड नहीं होगा। जितना ज़्यादा, जैसे साहित्य के बारे में कहा जाता है, वो जितना ज़्यादा लोकल है वो उतना ज़्यादा ग्लोबल होगा, जितना ज़्यादा निजी है उतना ज़्यादा यूनिवर्सल होगा। तो आप अपनी बात लिखेंगे, जैसे अगर दिव्य ने एक जो कही थी कि उन्होंने क्या लिखा कि एक ऐसा अकेला इंसान या एक ऐसा सामान्य व्यक्ति जिसकी अकुलाहट, जिसकी व्याकुलता, जिसके दुख सुख, जिसकी बेचैनी को कोई अखबार वाला नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया चैनल फोकस नहीं करेगा, तो वो अपने साहित्य में कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक यूनिवर्सल अपील होगी। तो अगर दिव्य का लिटरेचर, यहाँ पहली बात यह है कि अपने समाज, अपनी भाषा के लोगों के बीच जब तक स्वीकृत नहीं होगा वो ग्लोबली भी स्वीकृत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे प्रवीण जी से ये सवाल पूछना है इससे संबंधित कि निर्मल वर्मा को इस बात से कोफ्त होती थी कि अंग्रेजी में हिंदी भारतीय जब साहित्य की बात होती है तो उसको पहचान के सवाल और उपनिवेशवादी जो समाज की स्थिति है उसके बदलते स्वरूप तक ही सीमित रखा जाता था। पर आज हम जैसे जब पहले के समय में आंचलिक साहित्य हम देखते थे, या आज के समय में जिस तरीके से हमारे लेखक लिख रहे हैं जिसमें युवा वर्ग का संघर्ष है, जैसे आपका बजरंगी का एक चरित्र है वास्को डिगामा की साइकिल कहानी में, तो उस तरीके के चरित्र साहित्य की मौलिकता, हिंदी साहित्य के अपने उसको दिखाते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक लेखक अपने आप को मुखर रूप से किस तरीके से प्रेजेंट करता है ताकि जब वो अनुदित हो या उसको कोई दूसरी भाषा का पाठक पढ़े या अकेडेमिया का पाठक पढ़े तो वो समझ पाए कि हम मौलिक हैं, हमारी एक मौलिकता है। देखिए, अनुवाद अपने आप में एक मौलिक कर्म है। जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज एक डिपार्टमेंट है DU में, वहाँ काशीनाथ सिंह के काशी काशी का अनुवाद हो रहा था फ्रेंच में। तो वहाँ के प्रोफेसर्स ने पूछा कि ये जो पर्टिकुलर गालियाँ हैं ये तो फ्रेंच में है नहीं, तो अब इसका क्या करें? तो इनोवेटिव होना पड़ता है। लेकिन काशीनाथ सिंह
ने कभी सोचा नहीं होगा कि फ्रेंच में अनुवाद होगा। तो एक तो अनुवाद का सोच के लिखना नहीं है, दूसरा देखिए अंग्रेजी की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। अभी पत्रकार महोदय कुछ लोग उत्साहित थे, हिंदी इंग्लिश मिक्स और महामिक्स की बात करके चले गए। एक कविता है इकबाल रवि की, हम हिंदी में गलिया रहे थे, वो अंग्रेजी में मुस्कुरा रहे थे। ये दुनिया एक है, ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ी नौटंकी ज़्यादा है, ये मेरा अपना अनुभव है। और आपको ग्लोबल लेखक कहलाने की अगर भूख है तो क्या प्रेमचंद ग्लोबल लेखक नहीं है? रेणु ग्लोबल लेखक नहीं है? दिक्कत ये है कि उपनिवेशिक समाज की बात की, हमारे ज्ञान की खिड़की जो है वो इंग्लैंड में ही खुली, फ्रांस में नहीं खुली, चाइना में नहीं खुली, मिडिल ईस्ट में नहीं खुली, नॉर्थ ईस्ट में नहीं खुली। तो हम केवल एक अंग्रेजी को देख रहे हैं। तो हम खुद ग्लोबल समस्याओं को लेकर लिख रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जो यूरोप से हमने राष्ट्रवाद अपनाया, अंग्रेजी अपनाई, टेक्नोलॉजी अपना ली, तो सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के घोड़े पे बैठ के भाषा आती है दिव्य भाई, तो उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे में आपकी लॉ ये है कि आप अपनी जमीन में धंस के लिखें। अगर मैं लिख रहा हूँ छविला रंगमाज में कि एक रणवीर सेना नाम की चीज़ थी जिसने दलितों की हत्या की और देश में एक ही सेना होनी चाहिए, भारतीय सेना, इसके अलावा कोई सेना नहीं होनी चाहिए, और उन लक्ष्मणपुर बाते में मारे गए मुसहरों की कथा लिख रहा हूँ, तो वो भी ग्लोबल न्यूज़ है। हम ग्लोबल केवल उसे क्यों माने जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। रही बात निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा आगे के बाद सबसे बड़े लेखक हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पढ़े जाते हैं। उनके चिंतन दृष्टि को अंग्रेजी वाले भी बहुत गहराई से स्वीकार करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि निर्मल वर्मा का एक क्लास अपना हो जाता है आगे चल के। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख, दर्द और गरीबी पे लिखने वाला ही लेखक है, लेकिन साहित्य का एक धर्म तो ये है कि वो मन की बात नहीं बोलता, वो जन की बात बोलता है। मन की बात इतनी ना बोलो कि वो बीमारी के रूप में तब्दील हो जाए। तो ये बैलेंस जो है निर्मल वर्मा ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जिस चिंतन की बात कर रहे हैं, देखिए हिंदी को अभी कई स्तर पे लड़ना है। ये तो मानेंगे आप भी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा हिंदी नहीं हो पाई है, और यही हम चूक रहे हैं। हिंदी प्रेम की भाषा है, बगावत की भाषा है, विद्रोह की भाषा है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा नहीं बन पाई है। और वो जब तक नहीं बनेगी, मानिए हमारी छलांग में एक कमी जरूर हो जाएगी। हम वहाँ चूक रहे हैं। जैसे 1857 के विद्रोहियों ने कहा कि हमारे आत्मो उत्सर्ग की भावना में कमी नहीं थी, लेकिन इस डाक तार ने हमें हरा दिया, टेलीग्राफ को। बोला कि तकनीक ने हमें हरा दिया। हम हिंदी के लोग मानिए केवल उस वजह से हार रहे हैं, और ये हार तब तक चलेगी जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम अपनी ताकत नहीं दिखा लेते अपनी भाषा में। तो मेरा ये इसी सवाल से संबंधित मैं नीलोत्पल जी और दिव्य जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप युवाओं में काफ़ी पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, आपसे युवा प्रेम करते हैं। तो युवकों के लिए जब आप लिखते हैं तो क्या आपके दिमाग में कभी ये भी आता है कि मैं युवकों के लिए लिख रहा हूँ या युवा वर्ग के लिए लिख रहा हूँ, तो मेरे को जब दूसरा कल्चरल मिलियो के लोग पढ़ेंगे, दूसरे भाषा क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे, तो मेरे को समझ पाएंगे क्या? नहीं, एक इसमें दो सवाल है। पहला सवाल का उत्तर ये है कि हम युवकों के लिए नहीं लिख रहे हैं। हम हल्दीराम भुजिया वाला नहीं है कि करवा चौथ में बनाएंगे, वो होली में बनाएंगे गुजिया, बिल्कुल, दीपावली में बनाएंगे लड्डू। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर बैठा एक बेरोजगार लड़का का कहानी लिख रहे हैं, ये केवल युवकों का कहानी हुआ, इसमें उसका बाप शामिल नहीं है। सही बात। इसमें उसका दादा शामिल नहीं है जो अर्थी पर बैठा हुआ सैया पर कह रहा है तुम्हारे नौकरिये देख के मरते रहे, खानदान में पहला आदमी था जिसका नौकरी लग जाता। युवकों की कहानी कैसे हो गया? यही सब करके बाउंड्री पर बाउंड्री खड़ा करके, ईंटा दीवार खड़ा करके उस पार कर दिया जा रहा है नए लोगों को। युवकों की कहानी नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं जिसमें युवकों की व्यथा है, और वो लिखा सबके लिए जा रहा है
क्या आपको लग रहा है कि जो लोग नए दौर के जो बच्चे जो असफल हो रहे हैं, ये देश केवल सफलतम लोगों के द्वारा नहीं रचा गया है, ये देश उनके द्वारा भी बनाया जा रहा है जो असफल होने के बाद भी सोचना नहीं छोड़ते हैं, लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं। उनकी कहानी को लिखना इस देश के हर नागरिक की जरूरत है कि उसको वो पढ़े। आपके बगल में एक नौजवान टूट रहा है और एक प्रौढ़ ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ईंटा कहां से दरक गया, नींव टूट रही है। ये उस युवक से ज्यादा जरूरत उस बुजुर्ग के समझने की है कि मेरे किनारे और मेरे अगल बगल बच्चा टूट रहा है। कोटा में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाला, आत्महत्या के फंदे पर झूल जाने वाला बच्चा युवाओं की समस्या नहीं है, परिवार की समस्या है, इस देश की समस्या है। तो हम उस पर लिख रहे हैं। तो जब भी हम बात करें बेरोजगारी पर, युवाओं की व्यथा पर, तो उसको ये समझिएगा कि देश के मुद्दों पर लिख रहा है। जब तक हम मुद्दों का वितान नहीं बताएंगे कि वो कितना बड़ा है, हमेशा एक खांचे में हमको डाल के ही देखा जाएगा। दूसरी बात है कि किसके समझ में आएगा, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू अभी तक नहीं समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। महात्मा गांधी लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो नीलोत्पल मेवाल को चिंता है कि हमको कौन समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। या गांधी जी को समझने के लिए अभी तक क्लास चल रहा है, लेक्चर लेते हैं यूपीएससी के सिलेबस में, आओ गांधी जी को पढ़ें। अभी तक अहिंसा का अर्थ नहीं समझ पाया है कोई। तो हमको ही चिंता है कि काला घोड़ा डार्क हॉर्स का मतलब समझा कि नहीं तेलुगु देशम का पार्टी का लोग, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि लिखते वक्त ये बॉक्स नहीं बनाना है। लिखते वक्त है कि हमने विषय चुना और हमने चुना। अब ये भी जरूरी नहीं है कि विषय कितने लोगों पर लागू होगा, कितने लोगों के हितों को छूता है, क्योंकि अभी निर्मल वर्मा जी या एक जब सिगमंड फ्राइड का आंदोलन दुनिया में चला, तो मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवाद का जब जादू पूरी दुनिया में हावी था, तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जटिलताओं को पन्ने पर उतार रहा था। लेकिन उसी वक्त प्रेमचंद जैसा कोई जन का चितेरा आता है जो कलम को हल बना के लिखने लगता है, तो सामूहिक चेतना का विस्तार करता है और उसमें सामूहिक पीड़ा, सामूहिक कराह को आवाज देता है। तो उनका एक अपना लिखने का एक दुनिया है उसके लेखन की। तो लिखा तो हर तरह से जाएगा, इसलिए इस चिंता से मुक्त रहना है बच्चों कि हमको पप्पू पढ़े कि जप्पू पढ़े कि मनोजवा पढ़े कि अनुजवा पढ़े। आप जो लिख रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि अंततः ईमानदारी की जमीन पर लिखना महत्वपूर्ण है, आपकी रचनाशीलता। और एक बात और है, हम अपने दौर में क्या क्या लिखा जा रहा है उस पर भी नजर रख रहे हैं। हालांकि बात हिंसा, भाषाई हिंसा से शुरू हुई थी, परवीन भैया उसको मारपीट तक ले आए कि मार्केज ने मारा, मुक्का का दांत तोड़ दिया, खून खराबा तक ले आए। लेकिन मैं बात यहां से कह रहा हूं कि हम लोग अपने दौर में लड़े नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऋषभ प्रतिपक्ष क्रिक पांडा पोंपो लिख रहे हैं या फैमिली नामा लिख रहे हैं तो मेरी दृष्टि में है, या दामिनी यादव जी बैठी है और रफ कॉपी लिख रही है, तो मेरी दृष्टि में सारी किताबें हैं। मैं अपने दौर पर नजर रखे हुए हूं कि हमारे साथ चलने वाले कलम क्या क्या लिख रही है और कहां कहां क्या दर्ज कर रही है। इसी से हमारी नई पीढ़ी समृद्ध होगी, क्योंकि मास्टर यूट्यूबर हो गया है, वो नहीं सिखा पाएगा, और पढ़ने वाला सब्सक्राइबर हो गया है। तो कोई यूट्यूबर किसी सब्सक्राइबर को कुछ नहीं सिखा सकता, ये पता कर लीजिए। जब भी सिखाएगा एक शिक्षक सिखाएगा छात्र और छात्राओं को। ये पीढ़ी ही खत्म हो रही है। कोचिंग वाला मास्टर कहा ना, हम कोचिंग वाला बोलिए, हम डीयू के शिक्षक को छोड़ के बोल रहे हैं। तो ये हालत है, इसलिए मैं कह रहा हूं अब तो बच्चा पैदा ही नहीं, अब सब्सक्राइबर ही जन्म ले रहा है। अब आप बच्चा का एडमिशन कराने नहीं ले जा रहे स्कूल में, डीपीएस में, एक सब्सक्राइबर का एडमिशन कराना है। बेल बटन दबाइए, घंटी बजाइए, सब्सक्राइब करें, निकल जाइए। यही दायित्व हो गया है जीवन का। ऐसे दौर में बहुत सजग रहने की जरूरत है। और सीधी बात है, प्रवीण भैया हैं, क्लास लेते हैं, शिक्षा है ही क्या? शिक्षा वही है ना जो मस्तिष्क को तार्किकता देगी, हृदय को करुणा देगी और हाथों को हुनर देगी, आपको जिज्ञासु बनाए रखेगी और आपको निर्भीक बनाएगी। यही है शिक्षा। अब बोलिए, ऐसा हिंदी बोलने वाला व्यक्ति पर जाके फेसबुक पर लिख देगा, ये लोग अंग्रेजी में हिंदी फेंट देता है, नई वाली हिंदी का मतलब क्या है? अब कितनी बार बताएं कि नई वाली हिंदी का मतलब यही है जो हिंदी हम बोल रहे हैं। नई चेतना को नई हिंदी हम कह रहे हैं। और यही बात जब हम बार बार कह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, हिंदी से एक राइटर छपता है प्रवीण भैया, और दूसरे दिन वही राइटर दूसरे प्रकाशक से छप रहा है, तो उसको क्या अलग तरह का कलम दिया जा रहा है, या उसको अंधेरे कमरे में अलग तरह की राइटिंग उससे करवाई जा रही है कि हिंदी का उसमें लोगो लगा है तो ये अलग भाषा है, और वही लोगो दूसरे प्रकाशक का लगा है तो ये अलग भाषा है। इस तरह का गफलत में लिटरेचर फेस्टिवल का समय बर्बाद नहीं करना है आज के बाद कि क्या है ना।
और सीधी सीधी बात है, अंततः वही एक शिक्षक की बात जो प्रवीण भैया कहते हैं, रचनात्मकता का ही मूल्यांकन होगा। वही बात जो दिव्यप्रकाश दुबे अपनी सहज भाषा में आपको बोल रहे हैं कि मैं ऐसे अकेले तन्हा बैठे हुए व्यक्ति की व्याकुलता को पन्ने पर दर्ज करने का काम कर रहा हूं, जिसको मुख्य धारा के लोग किनारे लगा के बैठे हुए हैं। और ये मुख्य धारा का साहित्य कौन है? मुख्य धारा का साहित्य जहां रेत ही रेत है। धारा में पानी होना चाहिए ना, और पानी मुद्दों से बनता है। मुद्दा क्या है इस देश का? आप अपने समय में अगर अपने मुद्दों पर कलम नहीं रखते हैं तो आपका भाषाई कौशल और आपके शिल्प की चमत्कारिकता आपको यश नहीं दिलवाएगी। जब भी आपका मूल्यांकन होगा, यह तय किया जाएगा कि उस दौर का लेखक उस दौर में अपने समय की जटिलताओं की नोक पर, गांठ पर अपनी कलम रख रहा था कि नहीं रख रहा था, उससे मूल्यांकन होगा। जैन साहब हिंसक होइए थोड़ा। मुख्य धारा यही है जो कंसर्न है जनता का, वही मुख्य धारा है, वही साहित्य है। ये डिवीजन बाद के लोगों ने किया है। देखिए कार्ल मार्क्स ने, आप सब जानते हैं, उन्होंने जासूसी उपन्यासों की कद्र की, क्योंकि समाज की जटिलताएं उससे समझ में आती हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास और अपराध उपन्यासों की उन्होंने कद्र की। लेकिन ये मानिए कि हिंदी में कुछ लोग समोसा तोलने की तरह आसान कर चुके हैं लेखन को, उनसे ज्यादा खतरा है। तो उनको तो थोड़ा सा अलग करेंगे ना। अगर वो डिवीजन आपके अंदर नहीं है, देखिए बहुत पहले एक प्रासन लिख के मर गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसका नाम था अंधेर नगरी। उसमें हीरा और खीरा दोनों बराबर रेट में मिल रहे थे। तो गुरु ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है, जहाँ गुणों की विविधता का सम्मान नहीं, वो नगरी आत्मघाती है, वो खतरनाक है। तो विविधता का सम्मान हो और गुणहीन और गुणवत्ता में अगर आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे तब तो समाज खतरनाक है। तो उतना तो डिवीजन करना होगा, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप नई पीढ़ी के लोगों को लगातार काटते जाएंगे, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम हिंदी के नहीं, हिंदिया के लोग हैं। हम सब की हिंदी अलग अलग है। जो हिंदी को केवल हिंदी तक रख रहे हैं वो हिंदी की जान ले रहे हैं। इसलिए हिंदी एक भाषा के भीतर कई तरह की बरतने वाली हिंदियां हैं। बस इतना कहना था। एक छोटी सी बात मैं आपके ग्लोबल विषय पर एक वाक्य कहना चाहूंगा कि जब भी ये ग्लोबल विषय वैसे कुछ नहीं होता है। एक बात हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी में निबंध लिखत रहनी भैया, तो लिखत रहनी कि भाई मेला आंचल जब हम लोग लिखते थे, उस पर प्रश्न लिखते थे तो यही लिखते थे कि किसी भी वैश्विकता के जो बीज हैं वो स्थानीयता के जमीन पर ही पड़ते हैं। स्थानीय बीज ही जाके फिर वैश्विकता का वटवृक्ष बनता है। तो कोई भी विषय हो उसमें वैश्विकता का संभावना बना है, अगर आपने उसको ठीक तरह से उतार दिया, दुनिया के सामने ईमानदारी से उतार दिया। इसलिए सब ग्लोबल लिख रहे हो तो तनाव नहीं लेना है। और बताइए, मैडम धीरे धीरे कम कदमों से आगे बढ़ रही हैं, उनका चेहरा बता रहा है कि अब चला जाए। ऑडियंस से सवाल ले लेते सबसे जो है, इन लोगों को भी ठीक लगा। अरे ओटीटी से एक दो क्वेश्चन थोड़ा पाठकों से। हाँ, हम अब उसी से खत्म करेंगे। सवाल अगर किसी का लेना है तो ले ऑडियंस सकते हैं। के सवाल ले लेते हैं। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, सिर्फ 2। हेलो माइक है वहाँ पर। सर, मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी डिबेट जो आज के साहित्य में लेके है कि हम साहित्य वैसा लिखें कि मतलब आज कोई ये नहीं सोच रहा कि पाठक के लिए साहित्य लिखा जाए। सब सोच रहे हैं कि पाठक हमारे पास आए, हमें पढ़े। क्या ये जरूरी नहीं कि एक साहित्यकार ये सोचे कि मैं इतना अच्छा लिखूं कि पाठक मेरे पास खुद चल के आए, कि मैं उसे अच्छा। इतना देर से बाबू ठोठा फुला के यही सब पर तो बोल रहे थे, तो कहाँ थे? यही नहीं तो कह रहे थे इतना देर से कि आप मुद्दा पकड़ो, मुद्दा पकड़ो और लिखो उसको ईमानदारी से। पाठक का मन होगा तुमको पढ़ेगा, नहीं मन होगा रिजेक्ट कर देगा। पाठक के लिए पाठक जी बन के नहीं लिखा जा सकता है। सर वही सर मैं कह रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ सर। और हाँ, तो आप लिखें और अपनी किताब पाठकों के बीच में छोड़कर वहां से निकल जाएं, ठीक है? अब पाठक उसको पढ़ के स्वीकार करे, उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करे तो उसको भी स्वीकार करे। बाबू, पाठक पर आप लठैती नहीं कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लायक लिखा था रे राजू। जी सर। तुम पढ़ा नहीं रहे। सवाल
समझ गए? जी सर। ये नहीं हो सकता है जी ना। सर, थैंक यू सर। दूसरा सवाल, एक और मैडम इधर लाइएगा। नमस्कार दोस्तों। मैं नीलोत्पल जी और प्रवीण जी की बातों से सार लेते हुए ही अपना सवाल शैलेश जी से कर रही हूँ। प्रवीण जी, आपने कहा कि 16 साल में 1600 किताबों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और नीलोत्पल जी आपने कहा कि आलोचना, आरोप प्रत्यारोप, इन सब की चुनौतियों से ऊपर उठकर बहुत बहुत पढ़कर गहनता के साथ तटस्थ होकर जब लगे कि कुछ लिखने लायक है तभी लिखिए। तो जब आप रोजी रोटी के संकट के साथ बरसों धैर्य से पढ़ते हुए कभी ये समझते हैं कि आप कुछ लिखने लायक बने और आपने लिख लिया, और खुशकिस्मती से मान लीजिए शैलेश जी जैसा कोई प्रकाशक भी मिल गया, लेकिन आज की किताब के सामने एक चुनौती जो और आती है कि अच्छा लिखिए, फिर अच्छे से दिखिए, और फिर अच्छे से बिकिए। तो एक अदना सा रचनाकार इस चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं? नहीं तो रचनाकार को मेरे ख्याल से इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना चाहिए बिकने को। देखिए, रचना कर्म का सुख जो है रचनाकार को रचने की प्रक्रिया में मिल जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आपने लिखने का सुख आपका जो है, यानी कि जो भी, जैसे कोई अपनी व्याकुलता लिख रहा है, कोई समाज की व्याकुलता लिख रहा है, कुछ भी ऐसा है उसके दिमाग में, तो वो जो उसका सुख है वो तो उसके लिखने की प्रक्रिया का है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद तो उसका प्रतिसाद है जो आपको मिलता है। तो इस तरह का तनाव लेना या इस तरह का प्रेशर लेना कि आपने लिखा है तो उसे अच्छे से दिखना भी चाहिए और बिकना भी चाहिए, ये मेरे ख्याल से प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता पहले होनी चाहिए आपके लिखने के प्रति ईमानदार होने की। आमतौर पे लिखने के प्रति आप ईमानदार हैं, आपने ऐसा लिखा है जो और लोगों को भी संवेदित करता है, तो देर सबेर आपकी रचना को शायद एक पहचान मिलती है। कई बार नहीं भी हो सकता है ऐसा, तो मेरे ख्याल से उसके लिए चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। एक किताब लिख देने के बाद व्यक्ति को अपने नई किताब के बारे में सोचना चाहिए, न कि इसके बारे में कि इस एक किताब का क्या करूं या इसके साथ क्या होने वाला है। जी। ओपन हाउस